जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आज के इस वीडियो में 30 नवंबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को हम देखने वाले हैं, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं यहाँ पर विस्तृत तौर पर आपको देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अच्छा, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले हमने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था। सबसे पहले हम उस प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न था कि निम्नलिखित में से बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में अरुणाचल प्रदेश महोत्सव या फिर अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर था पंकज त्रिपाठी। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आज के इस सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर हमें 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स देना है, ऐसे में हम कब से कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ें। तो यहाँ पर इस विषय पर मैं वैसे लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा जो मूल रूप से सिर्फ 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में लगे हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि नवंबर तक का कम से कम जरूर कवर कर लीजिए, 30 नवंबर तक का, क्योंकि अभी एग्जाम नज़दीक है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से नया पढ़ने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो 30 नवंबर तक का कवर कीजिए। और रही बात कब से पढ़ें सर, तो आप ये ध्यान रखिए 15 से 18 माह पढ़ना अनिवार्य है। पिछले एक साल का एकदम अच्छी तरीके से रिविजन दे दीजिए। उसके बाद समय बचे तो 6 महीना और पीछे चले जाइएगा, क्योंकि बदलते हुए प्रारूप में ये हमें देखने को मिला है कि एग्जाम में जो प्रश्न बने हैं, कई सारे प्रश्न बहुत पुराने भी पूछे गए हैं। ठीक है, ये ध्यान आप लोग रखिएगा। तो यही सजेशन रहेगा, जो आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। आपको जो मटेरियल आपको मिले हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, आप लोग उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। साल भर आप लोगों ने यहाँ पर दिया है, निश्चित तौर पर प्रिपरेशन बेहतर हुई होगी। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि कोर्स में एक्टिव नहीं है। आप लोग एक्टिव रहिए, डाउनलोड कीजिए मटेरियल को, जो तमाम चीज़ें आपके कोर्स में वहाँ पर डाली गई है। ठीक है। अच्छा, जो लोग नए नए इस सीरीज को, करंट अफेयर्स की जो सीरीज नए नए ज्वाइन किए हैं, आपको बता दूं कि हमने 71वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए प्रॉपर एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो जो लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप और विकसित बिहार प्रदर्शनी को कौन सा मेडल मिला है? ये प्रश्न है। और इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो बिहार मंडप को मिला है यहाँ पर गोल्ड मेडल। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब संबंधित तथ्यों की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपके समक्ष हमने रखा है, ये भी अपने आप में प्रश्न का रूप है। ये तो ये 14 से लेकर 27 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यहाँ पर देखेंगे, पहला पॉइंट है कि 14 से 27 नवंबर 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप और विकसित बिहार प्रदर्शनी को गोल्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार मंडप की यहाँ पर एक तस्वीर को देख सकते हैं इसके माध्यम से। दरअसल यहाँ पर एक प्रश्न अराइज ये होगा कि बिहार को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। दरअसल यह पुरस्कार बिहार को जो मिला है, बिहार की असाधारण डिजाइन, विषयगत प्रस्तुति और स्थिरता के लिए यह दिया गया है। इस कैटेगरी में बिहार का चुनाव किया गया। हालांकि इसके अतिरिक्त एक और राज्य है मध्य प्रदेश, उसे भी गोल्ड से सम्मानित किया गया है। फिलहाल यहाँ पर बिहार के संदर्भ में चीजों को हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर बिहार की चर्चा करेंगे। प्रत्येक वीडियो में बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं से संबंधित जो खास करके महत्वपूर्ण खबरें होती है, वो आपके समक्ष हम रखते हैं। और पूरे बिहार में बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस तरह का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा दावा है आपसे। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, जो लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं। देखिए, यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि इस मेले में बिहार मंडप का उद्घाटन बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया। जो वर्तमान में बिहार के उद्योग व पर्यटन मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, इनके द्वारा बिहार मंडप का उद्घाटन किया गया था। अच्छा, बिहार मंडप को जो यहाँ पर लगाया गया था, आपको ध्यान रखना, विकसित भारत 2047 के अनुरूप या फिर यूं कहें इस थीम पर ये यहाँ पर लगाया गया था। अच्छा, बिहार मंडप में बिहार से संबंधित 75 स्टॉल लगाए गए थे, ये ध्यान आपको रखना है। साथ ही साथ बिहार मंडप में राज्य की प्रमुख पहल जैसे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार स्टार्टअप योजना या फिर स्टार्टअप बिहार की झलकियां आदि प्रदर्शित की गई, जिनमें उद्यमिता और नवाचार यानी कि इनोवेशंस को दर्शाया गया था। इस विषय पर या फिर इसी पर ये आधारित था, ये सारे मंडप में जो स्टॉल लगाए गए थे। अब यहाँ पर आगे हम बात करें, दरअसल बिहार इस साल इस मेले में भागीदार राज्य यानी कि पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। अच्छा, एक जानकारी हमने आपको स्टार्टिंग में ही दिया था जब इसका उद्घाटन हुआ था। तो इस मेले में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जीतन राम मांझी जो कि एमएसएमई मंत्री हैं, इनके द्वारा एमएसएमई मंडप का उद्घाटन किया गया था। ये बातें हमने आपको बतलाया था। अच्छा, यहाँ पर जीतन राम मांझी की चर्चा हो रही है तो आपको हमने कई बार ये बतलाया है कि जो नया मंत्रिमंडल बना है या फिर नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है मोदी कैबिनेट का, तो ऐसे में बिहार से 8 संसद को मंत्री बनाया गया है, जिनमें 4 जो है ये राज्य मंत्री हैं और 4 हैं कैबिनेट मंत्री। वो कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है। ये सभी चीज़ों पर बारीकी से ध्यान आपको केंद्रित करना है ताकि आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएँ, क्योंकि बदलते हुए समय में एग्जाम जो है वो टफ होता जा रहा है। तो ऐसे में प्रिपरेशन का स्तर भी आप ऊंचा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इन सब बातों को छोड़ते हुए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार में कहां पर 28 से 30 नवंबर 2024 तक राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बाईपैक्स 2024 का आयोजन किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर है जो अशोका कन्वेंशन सेंटर पटना में है, इसी के अंतर्गत है ज्ञान भवन और बापू सभागार। लेकिन यहाँ पर जो बाईपैक्स 2024 के आयोजन की बात हुई है तो ये ज्ञान भवन में आयोजित हुआ है, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार फिलेटलिक अर्थात टिकट संग्रह संबंधी कार्यों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बिहार फिलेटलिक एग्जीबिशन जिसका नाम है बाईपैक्स, तो ये 2024 संस्करण का जो आयोजन है ये 28 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक अशोका कन्वेंशन सेंटर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया गया। ये 3 दिवसीय एग्जीबिशन था जो यहाँ पर आयोजित हुआ है। अब इनसे संबंधित जो जानकारी फिलहाल हमारे पास है, जो इम्पोर्टेंट है, वो तमाम चीज़ें आपके समक्ष हमने रखा है। देखिए, 12 साल बाद आयोजित इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है ये बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया गया है। इस एग्जीबिशन में देश भर के 153 फिलाटेलिस्ट यानी कि जो इससे संबंधित कार्य करते हैं, टिकटों से संबंधित, उन्होंने यहाँ पर भाग लिया, जहाँ पर 25,000 से अधिक टिकट प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए हैं, इस एग्जीबिशन में प्रदर्शित किए गए हैं। अच्छा, इस मौके पर चाणक्य, चंद्रगुप्त एवं अर्थशास्त्र पर विशेष अनावरण का भी विमोचन किया गया। साथ ही उन्होंने बिहार के ऋषियों पर पिक्चर पोस्ट कार्ड का भी अनावरण किया। यहाँ पर बात हो रही है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की, जो इनके बारे में ये चीज़ें लिखी गई है, जो अनावरण आदि यहाँ पर हुआ है। अच्छा, इस एग्जीबिशन में 2 पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त अनिल कुमार की लिखित पुस्तक ग्लोरी ऑफ बिहार और पोस्टल हेरिटेज ऑफ बिहार नामक पुस्तकों का भी विमोचन हुआ है। फिलहाल ये बातें ध्यान रखें। अच्छा, इस प्रदर्शनी में भारत के महान जो खास करके नेता हुए जो आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि लोगों से भी संबंधित यहाँ पर टिकट जारी किया गया था, मतलब प्रदर्शित किया गया था। तो इतनी चीजें यहाँ पर फिलहाल ध्यान रखिए। अगर कोई नई इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल कर आती है तो वो भी हम आपको अवश्य बतलाएंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस अर्थात आईएसए का 104वां अस्थायी सदस्य देश बना है। इस देश का नाम है आर्मेनिया, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हाल ही का खबर है, ऐसे में विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट है। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए जो है ये भारत सरकार का एक पहल है। दरअसल भारत और फ्रांस के नेतृत्व में इसकी जो स्थापना हुई थी ये 30 नवंबर 2015 को फ्रांस में किया गया था। इसमें आपको ध्यान रखना नरेंद्र मोदी की भूमिका अहम है, और ऐसे में ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत का ये पहल है, हालांकि फ्रांस के सहयोग से इसे शुरू किया गया था। हालांकि वर्तमान में स्थापना तो हुई थी फ्रांस में, लेकिन वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है ये गुरुग्राम हरियाणा में है। अच्छा, इस संगठन का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जीवाश्म ईंधन जैसे कि ऊर्जा के जो गैर नवीनकरणीय स्रोत हैं इस पर निर्भरता को कम करना, जैसे कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम आदि पर निर्भरता को कम करना है। जैसे कि नाम से ही प्रतीत है ये सौर ऊर्जा से संबंधित है, इसको एकदम आगे ले जाना, इसमें खास करके चीज़ों को बेहतर तरीके से संचालित करना, यही एक इसका लक्ष्य है। ये आप लोग ध्यान रखें, सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर सवाल हमने आपके समक्ष जो रखा है कि 104वां अस्थायी सदस्य देश अभी हाल ही में कौन बना है,
तो नवंबर 2024 में अभी हाल ही में आर्मेनिया अपनी हरित ऊर्जा नीति के विजन को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 104वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ये देश का नाम है आर्मेनिया, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रारंभ में ये एक जानकारी यहाँ से ध्यान आपको रखना है, प्रारंभ में केवल वह देश जो कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच स्थित होते थे वही देश ISA के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होते थे, यानी कि उसके पात्र होते थे। लेकिन वर्ष 2020 में ISA फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं। तो ऐसे में नवीनतम डेटा के आधार पर ISA में सदस्य देशों की बात करें तो 104 इसके सदस्य देश हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में PAN 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ये राशि है 1435 करोड़ रुपए, जिसको लेकर अभी मंजूरी दिया गया है ये PAN 2.0 प्रोजेक्ट के लिए या फिर इस योजना के लिए। अब आपको इनसे संबंधित जानकारी दे दूं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में आयकर विभाग के लिए PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। आपको बतला दूं कि यह प्रोजेक्ट पर जो राशि खर्च होंगे, जो मंजूरी दिया गया है, ये अभी फिलहाल 1435 करोड़ रुपए खर्च होने की मंजूरी दिया गया है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट से ये जो प्रोजेक्ट है ये टैक्स पेयर के लिए PAN 10 सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। दरअसल PAN नंबर जैसे होता है उसी प्रकार से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आदि के लिए PAN नंबर का भी इस्तेमाल होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका जो सर्विस अभी वर्तमान में मिल रहा है इसी का ये अपग्रेडेड वर्जन आएगा या फिर इसी को बेहतर बनाने की दिशा में ये किया गया है। अच्छा, इससे टैक्स पेयर को बेहतर डिजिटल अनुभव भी मिलेगा और यह मौजूदा जो सर्विस है PAN 10 का, इस सिस्टम का भी ये अपग्रेडेड वर्जन होगा। तो यही सारे कार्यों को संचालित करने के लिए अभी इसकी मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी मैं और आपको दे दूँ। दरअसल ये तो रही बात यहाँ पर PAN 2.0 योजना को लेकर, लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूँ। रिसेंटली 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तहत अटल नवाचार मिशन के लिए 2750 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। अच्छा, इस मिशन का जो दायरा है इसे भी बढ़ाया गया, इसे बढ़ाकर किया गया है 31 मार्च 2028, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, चूंकि बात यहाँ पर हो रही है अटल नवाचार मिशन की, जिसको लेकर अभी मतलब इसका दायरा को बढ़ाते हुए मंजूरी भी दिया गया है राशि का 2750 करोड़ की। तो ऐसे में सवाल ये भी राइज हो सकता है कि अटल इनोवेशन मिशन की जो शुरुआत है या फिर स्थापना जो भी थी कब हुए थे। तो 2016 में नीति आयोग द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था या फिर इसकी स्थापना किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य देश में नवाचार यानी कि इनोवेशंस और उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना था। इसी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2016 में। अच्छा, यहाँ पर अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपको एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। दरअसल रिसेंटली शायद किसी एग्जाम में आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर को लेकर जो इसमें जो भी नंबर होते हैं उसकी जो संख्या होती है, जो डिजिट होते हैं, वो एक्चुअली एग्जाम में पूछा गया था। अब यहाँ पर चलिए हम भी आपसे पूछ रहे हैं कि जो पैन कार्ड होते हैं, पैन कार्ड में जो नंबर होता है, पैन नंबर जो होता है वो कितने अंकों का होता है। देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। एकदम से चीटिंग नहीं करना है, आप लोग ईमानदारी पूर्वक लिखिएगा कितने अंकों का होता है और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको पैन नंबर और आधार नंबर एकदम याद है। ठीक है, और याद होना भी चाहिए। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा WOH G64 निम्नलिखित में से क्या है। WOH G64 एक प्रकार का ये तारा है। ये तारा जो है एक सुपर जायंट तारा है, आकार में बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर ये इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूँ कि WOH G64 तारा मंडल में बड़े मैगेलेनिक क्लाउड उपग्रह आकाश गंगा में एक असामान्य लाल सुपर जायंट तारा है। अच्छा, ये तो आप सिंपल भाषा में ये याद रखिए, ये एक प्रकार का तारा है और आपको ये ध्यान रखना है कि ये सुपर जायंट तारा यानी कि बहुत बड़ा है आकार में। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है सन यानी कि सूरज, एक प्रकार से छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये सूरज मान लीजिए, और ये जो आपको दिख रहा है ये सुपर जायंट तारा है WOH G64। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों का आकार जो है वो दोनों आकार में कितना डिफरेंस है। इसीलिए कहा गया न्यू लार्जेस्ट स्टार एवर, ये अब तक का सबसे बड़ा तारा है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है जो खबरों में रहा है WOH G64 ये क्या है। इसी अनुरूप हमने प्रश्न भी डिजाइन किया है। तो ये एक प्रकार का तारा है और ये सुपर जायंट तारा है।
अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जिसे हाल ही में खगोलविदों ने आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी मंदाकिनी, जिसे कि मिल्की वे कहा जाता है, के बाहर इस तारे का पहला विस्तृत चित्र प्राप्त किया है, जिस वजह से ये खबरों में है। तो रीजन यही है जिस वजह से ये खबरों में है। अब यहाँ पर इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है, हालांकि यहाँ पर हमने वो चीज़ें नहीं लिखा है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो तस्वीर लिया गया। अच्छा, यहाँ पर पहले इस पॉइंट को देखिए। वैज्ञानिकों ने यूरोपियन सदर्न लेबोरेटरी यानी कि ESO जर्मनी में लगे वेरी लार्ज टेलीस्कोप यानी कि VLT, जो बहुत बड़ा एक टेलीस्कोप है, वेरी लार्ज टेलीस्कोप की मदद से ये फोटो लिया है। और इस फोटो की साइज की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये एकदम से अब तक की एकदम अच्छी तस्वीर है, जो जूम करने पर भी नहीं फट रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि जो फोटो है वो बहुत हाई क्वालिटी का है जो लिया गया है, और ये पहला विस्तृत चित्र है जो लिया गया है, और इससे ये प्रमाण मिलता है कि ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा तारा है। फिलहाल इस वजह से खबरों में है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो आपको तुलना दिखलाया है सूरज के साथ में, उस पॉइंट का खंडन यहाँ पर हमने किया है कि WOH G64 की जो त्रिज्या है ये सूर्य की त्रिज्या के लगभग 2000 गुना अधिक है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा यह है। अच्छा, यह तारा जो है पृथ्वी से 1.60 लाख प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूर है। 1.60 लाख प्रकाश वर्ष, समझ रहे हैं कितना बार जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, प्रकाश वर्ष को कैसे आप समझ सकते हैं? प्रकाश वर्ष दरअसल होता क्या है? तो एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो कि प्रकाश की एक किरण पृथ्वी के 1 साल में तय करती है। आई थिंक आप समझ चुके हैं। प्रकाश वर्ष जो होता है, किसी भी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय किया जाता है उसे कहा जाता है प्रकाश वर्ष। समझ रहे हैं प्रकाश कितनी स्पीड से जाता है, और उतनी स्पीड से 1 साल तक चलता रहेगा, उसे कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष। तो ऐसे में 1.60 लाख प्रकाश वर्ष ये दूर है पृथ्वी से, बहुत दूर है ये। तो यहाँ पर फिलहाल इतनी बातें ध्यान रखने योग्य है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। आपको मालूम होगा कि रिसेंटली चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दिया गया था, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी आपको बता दूं कि अब मिशन शुक्र को मंजूरी दिया गया है। ये बातें कल वाले वीडियो में विस्तृत तौर पर आपके समक्ष हमने रखा है। अच्छा, ये भी आपको बतलाया था कि पहले 9 ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 के बाद जो प्लूटो है यानी कि यम है, इसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसका रीजन भी हमने बाकायदा आपको बतलाया था कि मामला क्या हुआ था और कहाँ पर ये नाम, मतलब कि इसे ग्रहों की सूची से हटाकर बौने ग्रह की सूची में रखा गया था। ये चीज़ें आप लोगों को मालूम होगी। अच्छा, एक चीज़ें ये भी हमने आपको बताया था कि सूरज से जो सौर मंडल का जो मुखिया है, तो सूर्य से जो दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है वो याद रखने के लिए, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिसे कि आंतरिक ग्रह कहा जाता है। फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिसे कि बाह्य ग्रह कहा जाता है। अच्छा, अरुण वरुण को लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। ये चीज़ें याद रखने योग्य है। सौर मंडल एक अच्छा टॉपिक है, कई बार आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। क्योंकि अभी शुक्र ग्रह खबरों में है, यहाँ पर ये रीजन हमने आपको बतला दिया है कि खबरों में क्यों है। दरअसल ये शुक्र मिशन को मंजूरी दिया गया है, तो शुक्र ग्रह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी पूछे भी गए हैं एग्जाम में। इसको अच्छी तरीके से जरूर देख लीजिएगा, बहुत फायदा यहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अच्छा, करंट अफेयर्स का यही कोर्स है जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। अगर केवल करंट अफेयर्स के हमारे मटेरियल चाहते हैं तो आगामी एग्जाम के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा यह है कि आपको पिछला सारा मटेरियल, हमारे कोई भी कोर्स आप लेंगे उसमें पिछला सारा मटेरियल जो होगा, जैसे करंट अफेयर्स की ही बात करें तो 2023 से अब तक का जो आपका छूट चुका है वो आपको मिल जाएगा, और जिस तिथि को कोर्स ज्वाइन करेंगे तब से 1 साल तक आगे आपको मिलता रहेगा। और सभी मटेरियल प्रिंटेबल है, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब छठा प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक राष्ट्र एक सदस्यता यानी कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन अर्थात ONOS योजना को मंजूरी दी है। बताएं कि इसके लिए सरकार ने कितनी राशि का आवंटन किया है। अब इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि सरकार ने 6000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 25 नवंबर 2024 को, यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे, 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, शॉर्ट में ONOS यानी कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अर्थात एक राष्ट्र एक सदस्यता। अब यहाँ पर इस पहल के उद्देश्य की बात करें तो इस पहल का उद्देश्य देश भर में अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों की पत्रिकाओं और शोध प्रकाशनों तक
पहुंच प्रदान करना है। दरअसल यह पहल आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो कि भारत को एक मजबूत अनुसंधान और विकास संस्कृति को बढ़ावा देगी। दरअसल इस योजना के लिए सरकार ने भी 6,000 करोड़ रुपए के बजट के आवंटन की स्वीकृति दी है, जो कि 2025 से 2027 तक 2025, 26 और 27 तक खर्च किया जाएगा। ये सारी बातें तो ध्यान रखना, लेकिन ये उद्देश्य भी जरूर ध्यान रखेगा। किसी भी योजना को लेकर उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देश भर में विद्वानों की पत्रिकाओं और शोध प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए इस तरह का पहल किया गया है सरकार के द्वारा। तो देश भर में विद्वानों की पत्रिकाओं और शोध प्रकाशनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए, पहुंच प्रदान करने के लिए इस तरह की मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है। अब एक जानकारी और भी मैं आपको देना चाहूँगा। दरअसल यहाँ पर एक अतिरिक्त जानकारी ये है कि हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का नाम क्या है? बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान। इसका शुभारंभ अभी हाल ही में इनके द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाना है। इस उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया है। अब यहाँ पर एक जानकारी और भी दे दूं, यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से प्रेरित है। तो जब इस योजना से प्रेरित है, तो ऐसे में ये भी आपको ध्यान रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुरुआत कब हुई थी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था इन्हीं के द्वारा। ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य है। चलिए उसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। आई होप यहाँ पर वो तमाम चीज़ों को समझ चुके हैं जो डायरेक्टली इससे संबंधित है। जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर रख दिया है। नेक्स्ट 7वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस द्वारा हालिया लिखित पुस्तक मोडाइलॉग का लंदन में विमोचन किया गया है। इस पुस्तक का नाम है मोडाइलॉग, जिसका विमोचन लंदन में किया गया है। बताएं कि यह पुस्तक निम्न में से किस पर आधारित है। देखिए मोडाइलॉग जैसा कि नाम से भी थोड़ा सा आप हिंट ले सकते हैं, ये मोदी पर आधारित है। अब ये कौन सा मोदी? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि नरेंद्र मोदी पर आधारित ये पुस्तक है। अब आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास पथ को दर्शाने वाली एक नई किताब मोडाइलॉग का विमोचन हाल ही में 27 नवंबर 2024 को नेहरू सेंटर लंदन में किया गया। आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अब जानकारी यहाँ पर आगे ये भी दे दूं कि ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसका नाम है मोडाइलॉग कन्वर्सेशन फॉर अ विकसित भारत। ये पूरा नाम है। इसमें 33 अध्याय है, जिसमें कि नवाचार यानी कि इनोवेशन और उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर स्थिरता एवं शिक्षा तक अर्थात एजुकेशन तक विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। और मूल रूप से देखा जाए तो यह पुस्तक नरेंद्र मोदी से ही संबंधित है। तो फिलहाल यहाँ पर इस पुस्तक के बारे में ध्यान रखिएगा। अच्छा, विभिन्न पुस्तकों को लेकर सूची हमने आपको ऑलरेडी दिखलाया है 2024 में, जो खास करके प्रकाशित हुए हैं। ये तमाम चीज़ें इस सीरीज में हम बखूबी ध्यान रखते हैं, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर हो। ये हमारा पूर्ण प्रयास रहता है कि हमेशा हम आपको बेहतर दे पाएँ। तो अब यहाँ पर हमारा ये प्रश्न है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन हाल ही में 28 नवंबर 2024 को कौन सी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? ये एक्चुअली में प्रश्न है। राइट आंसर होगा चौथी बार ये शपथ अभी हाल ही में लिए हैं। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेमंत सोरेन को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर डिटेल जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। पहला पॉइंट है कि 28 नवंबर 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ये किस तिथि को लिए हैं और ये किस पार्टी से संबंधित हैं और ये कौन से मुख्यमंत्री बने हैं क्रम के दृष्टिकोण से, 3 पॉइंट यहाँ पर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि बतौर झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में यह उनका चौथा कार्यकाल है। ये भी ध्यान रखिएगा, यही एक्चुअली प्रश्न में पूछा गया। हालांकि वे लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अच्छा, मौजूदा राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ये भी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक जानकारी और आपको दे दूं। दरअसल 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से विभाजित हो गए, एक नया राज्य बना था। तो वही पॉइंट हमने लिखा है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से विभाजित कर झारखंड का गठन किया गया था और बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये बातें आप लोगों को मालूम होगी। जिसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अर्जुन मुंडा 3 बार, शिबू सोरेन जो कि 3 बार, मधु कोड़ा जो कि 1 बार, रघुवर दास भी 1 बार,
फिर इसके बाद चंपई सोरेन एक बार और हेमंत सोरेन कुल मिला के 3 बार। ये इनका चौथा कार्यकाल है, ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार रहे हैं, ये चौथा कार्यकाल ऑन गोइंग है। 28 नवंबर को ये शपथ लिए हैं, तो फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि दरअसल 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले को लेकर पूरी जानकारी आपको हमने दिया था। अच्छा, जब इसकी चर्चा हम डिटेल में कर रहे थे वहां पर हमने ये भी आपको बताया था कि झारखंड के मुख्यमंत्रियों में अगर हम देखें तो हेमंत सोरेन से पहले उनके पिता शिबू सोरेन और फिर मधु कोड़ा को भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस किया था और भी कई सारे पॉइंट थे जो हमने आपको बतलाया था जनवरी वाले शायद वीडियो में। जनवरी 2024 वाला जब क्लासेस चल रहा था वहाँ पर इसकी चर्चा हमने किया था, किसी वीडियो में आपको जरूर दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जनवरी लास्ट का है, 31 जनवरी का है, तो अंतिम सप्ताह में ही ये हमने आपको बतलाया होगा। चलिए, अब यहाँ पर नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 27 नवंबर 2024 को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया है? इसकी थोड़ी चर्चा हमने कुछ समय पहले आपके साथ किया था। अब ये विधेयक यहाँ पर पारित कर दिया गया है। कौन सा देश है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दूं कि 27 नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया है। जिस प्रकार से ये देखने को मिलता है, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तस्वीर में देखने की जरूरत क्या है, आप लोग घर में अपने परिवार में भी देखते होंगे। एक छोटा से छोटा बच्चा को भी अगर खाना खिलाना होता है तो उनके पास, उनके समक्ष, उनके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, तभी जाके वो खाना खाएगा। और आप लोगों को मालूम भी होगा, मेरी एक बेटी है जो कि अभी तकरीबन 4 महीने की है और 4 महीने में समझ रहे हैं उनको भी मोबाइल का लत लग गया है। मतलब कि जब रोती है, मैंने एक बार मतलब ऐसे ही रैंडमली जब वो रो रही थी, वो चुप ही नहीं हो रही थी, तो मैंने कहीं पे देखा हुआ था एक रील में यूट्यूब पर ही, जहाँ पर एक वीडियो है मैं तोता मैं तोता। तो वो वीडियो मैंने प्ले किया। मैं ये सोच रहा था मैं देखूँ ये चुप होती है या फिर नहीं। तो वो उस वीडियो को प्ले जब मैंने किया तो वो चुप हो गई। तो उसके बाद से मुझे लगा कि ये आदत इसको पकड़ रहा। पहली बार ही मतलब वो देख रहे थे और पहली बार ही वो देखते हुए चुप हो गई। तो बच्चों को इस तरह की गतिविधियों से हालांकि मेरे ख्याल से तो दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ही लत लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और इसी को लेकर ये कानून लाया गया है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, विधेयक इसको लेकर पारित किया गया है। फिलहाल यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे। हमारा अगला पॉइंट होगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज जो कि लेबर पार्टी के हैं, इनके द्वारा समर्थित इस विधेयक के पक्ष में अगर हम मतों की बात करें या फिर समर्थन में मतों की बात करें तो 102 मतों के साथ भारी समर्थन मिला। जबकि जो विरोध में रहा ये 13 मत इसके विरुद्ध रहा या फिर इसके विरोध में रहा। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला पॉइंट है इस विधेयक के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों की सुरक्षा के लिए आयु सत्यापन यानी कि एज वेरिफिकेशन उपायों को लागू करना होगा। खास करके जो डिजिटल या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऐसे प्लेटफॉर्म को ये सूचित किया गया है कि खास करके बच्चों के लिए या फिर एप्लीकेशन जो इस्तेमाल करेंगे उनके लिए एज जो वेरिफिकेशन जो प्रणाली है या फिर जो उसका सत्यापन होता है उसको अच्छी तरीके से लागू किया जाए, तो इस पर रोक लगाया जा सकता है। और ऐसे में ये भी वार्निंग दिया गया है कि ऐसा न करने वाली कंपनियों को बार बार उल्लंघन के लिए 270 करोड़ रुपये से ज़्यादा, तकरीबन $32 मिलियन से अधिक जो राशि है वो जुर्माना लगेगा या फिर इस जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो ये एक कड़ा कानून है और मेरे ख्याल से भारत में भी ये लागू होनी चाहिए। अब आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी है वो मैं यहाँ पर आपको दे दूँ। दरअसल हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए दुनिया के सबसे उम्रदराज, जिनकी उम्र 112 वर्ष थी, इस व्यक्ति का नाम है जॉन टेनिस वुड, जो कि वेनेजुएला के हैं, मतलब थे। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। 2024 में ही इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया था। जॉन टेनिस वुड जो कि वेनेजुएला के हैं थे, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में स्वदेशी गाय या फिर भैंस पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए, इसमें अगर हम बात करें, जो कैटेगरी हमने आपके समक्ष रखा है कि स्वदेशी गाय और भैंस पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान,
इस श्रेणी में जो गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है, इनमें रेणु सांगवान, देवेंद्र परमार और सुरभि सिंह क्रमशः ये पहला पुरस्कार इन्हें मिला है, ये दूसरा और ये तीसरा। अतः यहाँ पर तीनों विकल्प इसका सत्य है। फाइनल आंसर होगा विकल्प नंबर डी। देखिए, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 26 नवंबर 2024 को मनेक्सा सेंटर नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 मनाया गया। और इस अवसर पर आपको ध्यान रखना है कि इस कार्यक्रम में भारत के श्वेत क्रांति के जनक यानी कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 103वीं जयंती भी मनाई गई। अच्छा, इनकी जयंती के बारे में ऑलरेडी हम आपको पिछले वीडियो में बतला चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा 3 श्रेणियों में गोपाल रत्न विजेताओं को सम्मानित किया गया। अब इन 3 कैटेगरी को ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। जो एक्चुअली प्रश्न में हमने पूछा है कि स्वदेशी गाय भैंस पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, तो पहला पुरस्कार हरियाणा की रेणु सांगवान को मिला, दूसरा पुरस्कार मध्य प्रदेश के देवेंद्र परमार को, तीसरा पुरस्कार उत्तर प्रदेश के सुरभि सिंह को। अच्छा, इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी दूध उत्पादक कंपनी या फिर डेयरी किसान उत्पादक संगठन की बात करें तो उसमें जो पहला पुरस्कार मिला है ये गैबट मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये अरावली गुजरात को मिला है। ये पहला पुरस्कार को लेकर यहाँ पर हमने जानकारी आपको दिया है। जबकि वहीं पर सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन कैटेगरी में पहला पुरस्कार उड़ीसा के भास्कर प्रधान को, दूसरा पुरस्कार, अच्छा इसी में पहला पुरस्कार में 2 लोग हैं, दूसरा है राजस्थान के राजेंद्र कुमार, जबकि दूसरा पुरस्कार इसमें मिला है राजस्थान के वीरेंद्र कुमार सैनी को। तो ये जानकारी यहाँ पर हमने आपको देने का प्रयास किया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई जगहों पर अगर आप ये पढ़े हैं कि गोपाल रत्न पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया, तो वहाँ पर केवल देवेंद्र कुमार परमार या फिर केवल रेणु सांगवान ही नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर तीनों पुरस्कारों को लेकर आपको यहाँ पर जानकारी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी यात्रा के दौरान किस कैरेबियाई देश में जन औषधि केंद्र खोले जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए यानी कि गुयाना। अब आपको इसको लेकर जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में नवंबर 2024 में नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना दौरे पर थे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज टाउन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर भारत की दवा उत्पाद पहल जो जन औषधि केंद्र है ये अगले कुछ महीने में गुयाना में स्थापित करने की घोषणा की। और यहीं से ये प्रश्न राज्य हुआ जो हमने आपके समक्ष रखा है। अच्छा, 1-2 जानकारी और भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। दरअसल पिछले 56 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने गुयाना का दौरा किया है। और इस यात्रा के दौरान कैरेबियाई देश गुयाना ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया है। अच्छा, आपको मालूम होगा 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गुयाना के ही राष्ट्रपति शामिल हुए थे भारत में। अब नेक्स्ट जो खास करके प्रवासी भारतीय दिवस है वो कहाँ पर आयोजित होगी, हमने आपको बताया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में 2025 में। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन यानी कि ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी की आधिकारिक शुरुआत की गई है? तो देखिए, ये जो आयोजित हुआ था 19वां G20 शिखर सम्मेलन, ये ब्राजील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो, यहीं पर आयोजित हुआ था और यहीं पर इसकी शुरुआत की गई है भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन। अतः विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, इस G20 शिखर सम्मेलन को लेकर इससे संबंधित वो सारी जानकारी हमने आपको दिया है, आई थिंक आपको याद होगा। अब यहाँ पर आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। अच्छा, जो लोग पहली बार इस सेशन से जुड़े हुए थे 71वीं बीपीएससी के लिए आप कोर्स ले सकते हैं एप्लीकेशन पे, एक नाम मात्र की फी पर उपलब्ध है, इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आज के इस वीडियो के प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में 25 नवंबर 2024 को निम्नलिखित में से कितने रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया है? तमाम जानकारी आप लोगों को दी गई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, ये कितनी राशि का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है। आप चाहें तो वहाँ पर डिटेल में भी लिख सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।